हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा एप्लीकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की लास्ट जो क्लासेस हमने ली हैं उनमें हमने पढ़ा है नैनो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी की जनरेशंस, नैनो टेक्नोलॉजी के टाइप्स, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। क्लियर। और उसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा पूरा कि कौन कौन से साइंटिस्ट का रोल रहा नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। रिचर्ड फिनमैन ने क्या किया, नोरियो तानीगुची ने क्या किया, किस किस ने किस किस टाइप की माइक्रोस्कोपीज बनाई, फुलरीन का जो इन्वेंशन है, फुलरीन का जो आविष्कार है किसने किया, इन सबको लेकर हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद हम लोग ने एप्लीकेशंस को पढ़ना चालू किया, अनुप्रयोगों को पढ़ना चालू किया डिफरेंट डिफरेंट वेरियस फील्ड्स के अंदर। तो हम लोग लास्ट क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी का फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग फील्ड के अंदर हम लोग जो है यूटिलाइजेशन, उपयोग, एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने प्रयोग पढ़ा, एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशंस पढ़े वहां पे नैनो फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने पढ़े, नैनो सेंसर्स हम लोगों ने पढ़े, नैनो पेस्टिसाइड्स हम लोगों ने पढ़े, पेस्टिसाइड्स के लिए नैनो कैप्सूल्स हमने पढ़े, फूड प्रोसेसिंग में हमने नैनो कंपोजिट्स पढ़े। एक एक डेटा आपके आगे बहुत प्रॉपरली आपको डिलीवर किया गया है। और इस तरह से हम अप्रोच ले रहे हैं कि अगर मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका आ जाए तो आपके पास इतनी प्रॉपर वर्ड पावर हो, आपके पास इतने प्रॉपर और सीधा सटीक आपके पास एनालिसिस हो कि एग्जामिनर जब आपकी लिखी हुई बातें पढ़े, आपका एनालिसिस पढ़े और आपका जो प्रेजेंटेशन एग्जामिनर देखे तो उसका मन गदगद हो जाए, गदगद। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सम अदर फील्ड्स के अंदर कुछ जो अन्य जो क्षेत्र हैं, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल एंड हेल्थ हो गया, आपके संचार और मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गई, इनके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग। एप्लीकेशंस आज फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन नैनो मिशन के बारे में बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इंडस्ट्रीज में। चलिए, तो कुछ बेसिक बातें डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे नैनो पिगमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिगमेंट क्या होते हैं? वर्णक। वर्णक क्या होते हैं? कलर प्रोवाइड करने वाले। जनरली जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में है और हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, तो श्वसन में, रेस्पिरेशन में सहायक है। साथ ही साथ हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स में क्लोरोफिल है, पत्तियों के अंदर हरित लवक है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषणी वर्णक है। क्लियर, प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हरा रंग प्रदान करता है। हमारी स्किन, हमारे बालों के कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेलेनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। टमाटर के अंदर लाइकोपीन और दोस्तों गाजर के अंदर कैरोटीन, इस टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंट्स का मतलब जनरली कलर प्रोवाइड करना। तो दोस्तों जो नैनो टेक्नोलॉजी के जो नैनो पिगमेंट्स हैं, इनका यूज इंडस्ट्रीज में कहां होगा? तो दोस्तों जनरली जब आप घरों में पेंट्स करते हो, पुताई करते हो, तो पेंट्स के अंदर दोस्तों लेड हुआ, निकल हुआ, ऐसे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, है ना, जो टॉक्सिक होते हैं। तो जो नैनो पिगमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? पहली बात तो नॉन टॉक्सिक होंगे और वो हार्मफुल नहीं होंगे। साथ ही साथ उनका जो पेंट जो किया जा रहा है वो मोर स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्थायी रहेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो सरफेस पर इजीली क्या हो जाएंगे? बताइए, अटैच हो जाएंगे सरफेस के साथ, इजीली वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स की मैं बात करूं तो कार्बन नैनो ट्यूब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होती हैं दोस्तों, कार्बन की अगर मैं बात करूं, फुलरीन, जो फुलरीन के अंदर जो सिलेंड्रिकल आकृति वाली जो फुलरीन्स होती हैं, जो बेलनाकार आकृति वाली फुलरीन्स होती हैं, उन्हें कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब जो होती हैं बहुत ही नैनो साइज पार्टिकल है, तो साइज बहुत छोटी रहेगी लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मजबूती बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों भूकंप रोधी, एंटी सीस्मिक जो बिल्डिंग्स होती हैं, एंटी अर्थक्वेक जो बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जो कि आपकी सीस्मिक वेव्स को, आपकी भूकंप तरंगों को टॉलरेट कर जाती हैं, सहन कर जाती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जो भूकंप में भी स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ खड़ी रहती हैं, टूट फूट कर गिरती नहीं है, उन बिल्डिंग्स को भूकंप रोधी कहते हैं। तो दोस्तों भूकंप रोधी जो बिल्डिंग्स है उनके अंदर आप कार्बन नैनो ट्यूब्स के बने हुए फाइबर्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बनी हुई रॉड्स अगर आप काम में लेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट होती हैं बट बहुत स्ट्रांग होती हैं।
तो इनको आप काम में ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों टेनिस खेलने के लिए जो रैकेट्स आ रही हैं आजकल, वो बहुत ही लाइट वेट, क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब की बनी है तो बहुत लाइट वेट होगी, बहुत कम वजन होगा, बट स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा होगी, मजबूती बहुत ज्यादा होगी, वो आसानी से क्या नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, अनब्रेकेबल रहेंगी। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का यहां पर यूज हो रहा है। क्लियर? हमने नैनो कंपोजिट्स लास्ट क्लास में पढ़े थे। नैनो कंपोजिट्स का जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, खाद्य पदार्थों को पैकेज करने की, पैक करने की जो इंडस्ट्री है, उसमें यूज हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की चिप्स वगैरह, इन सबको बनाने में भी हम लोग नैनो कंपोजिट्स काम में लेते हैं। और व्हीकल्स के जो पार्ट्स और जो इक्विपमेंट्स हैं, वाहनों के कलपुर्जे और जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको बनाने में भी नैनो कंपोजिट्स को काम में लिया जाता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। अब काम की बात यहां है यार, ये बड़ा मतलब अच्छा पॉइंट है, देखिएगा दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं नैनो फिल्टर्स। फिल्टर मतलब छानने वाले, ऐसे फिल्टर जो बहुत ही स्मॉल साइज के हों और बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर कर पाए। जनरली हमारे घरों में जो छलनियां वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये बड़ी साइज के पार्टिकल्स को तो छान लेती हैं, लेकिन जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, विभिन्न प्रकार के जर्म्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, उनको फिल्टर नहीं कर पाती। तो अब ऐसी कंडीशन में हम फिल्टर कैसे करें इनको, इनसे कैसे बचें? क्यों? क्योंकि दूरगामी नुकसान, असली नुकसान, तरह तरह की बीमारियां तो हमें पानी के अंदर घुली हुई, वायु के अंदर घुले हुए जो तरह तरह के गैसेज हैं, पानी के अंदर घुले हुए जो हैवी मेटल्स हैं, तरह तरह की बीमारियां देते हैं। पानी के साथ अलग अलग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहुंच जाए, वो हमें तरह तरह की बीमारियां देते हैं। तो हम उनसे कैसे बचें? तो उसके लिए आप नैनो फिल्टर काम में लेंगे। चलिए अब एक मैं आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब जनरली ऐसा प्लास्टिक जो लोग एक बार में काम में लेके फेंक देते हैं। लाइक पानी की बोतल हुई, बिस्लेरी वगैरह हुई, एक बार में कहीं पे भी घूमने गए तो सर दुकान से, शॉप से पानी की बोतल ली, शौक से पिया, शॉप से बोतल ली, शौक से पिया, फेंक दिया, है ना। अब वो सिंगल यूज वाला है प्लास्टिक, उसको क्या किया, उसको यूज में लिया एक बंदे ने। अब बंदा कौन था मैं बताता हूं दोस्तों। एक इंस्टीट्यूट है यूपीटीटीआई, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। यहां पर एक बंदा कर रहा पीएचडी, नाम था शानु प्रभाकर। इन्होंने प्रोफेसर जेपी सिंह के निर्देशन में, डायरेक्शन में दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल कर दिया, पुनः चक्रित किया, रिसाइकिल किया। रिसाइकिल करने के बाद एक ऐसा नैनो फिल्टर बना दिया जो बैक्टीरिया और हैवी मेटल, जो भारी धातुएं हैं, उनको क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। बैक्टीरिया और हैवी मेटल्स को क्या कर सकता है, ये फिल्टर कर सकता है। हैवी मेटल्स में हमारे सामने मरकरी हो गया, क्लियर, हमारे सामने हो गया है मरकरी के साथ कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, क्लियर, ठीक है, साथ ही साथ में लेड हो गया। ये सब क्या है, हैवी मेटल्स है, भारी धातुएं हैं, ठीक है। तो इनको और बैक्टीरिया को ये क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। तो जल के शुद्धिकरण में काफी इंपॉर्टेंट जो है ये नैनो फिल्टर आपका काम कर सकता है। इसी तरह दोस्तों आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक फाइबर बनाया है, कार्बो नैनो फाइबर। दोस्तों कार्बो नैनो फाइबर वो है जिसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी काफी गुना ज्यादा है नॉर्मल फिल्टर्स के कंपैरिजन में। अब सुनिए दोस्तों, ये फिल्टर गैसियस और आपके जो लिक्विड सब्सटेंसेस है, गैसीय और द्रव पदार्थ जो हैं, उनके अंदर से किन किन चीजों को फिल्टर कर सकता है। कार्बन पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है, सल्फर को फिल्टर कर सकता है, क्लियर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि हानिकारक होते हैं उनको फिल्टर कर सकता है। इंडस्ट्रियल यूनिट से जो निकलने वाला पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को एनवायरनमेंट में घुलने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्योंकि आप जो चिमनियां वगैरह हैं जिनसे कि आपके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसें निकल रही हैं, आप वहीं पर इस फिल्टर को लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा कार्बो नैनो फाइबर जो है, इससे तैयार फिल्टर की शुद्धता 100% है, मतलब कि लगभग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। अब दोस्तों जैसे कुछ सिटीज के डेटा की बात करेंगे तो कानपुर दोस्तों, कानपुर में जो भूगर्भ से जो जल निकलता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें क्रोमियम का लेवल ज्यादा है। साथ ही साथ टोटल डिजॉल्व्ड साल्ट्स, टीडीएस, जल में घुले हुए लवणों की मात्रा काफी ज्यादा है। राजस्थान के हिस्सों में पानी में फ्लोराइड ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के हिस्सों में दोस्तों पानी में आर्सेनिक ज्यादा है, क्लियर। तो ये क्या होते हैं, ये लेथल होते हैं, जानलेवा होते हैं। आर्सेनिक की वजह से कैटल्स में ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। फ्लोराइड की अधिकता से मानव के अंदर फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है, जिसमें दांतों के ऊपर का जो इनेमल है वो डैमेज हो जाता है। इसी तरह दोस्तों मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। कैडमियम के एक्सेस के कारण इटाइटाई डिजीज हो जाती है।
पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता होगी तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जैसे आपका हैजा का बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड का बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये सब वाटर के द्वारा क्या हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और हमें बीमारियां दे सकते हैं। तो दोस्तों पानी में बहुत तरह के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। टाइफाइड का बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, हैजा का बैक्टीरिया भी डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों जो नैनो फिल्टर हमारे पास है दोस्तों, ये फ्लोराइड आर्सेनिक जैसी चीजों से तो हमें क्या करता है, हमें बचाता ही है, ये दोस्तों बैक्टीरिया को भी क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। तो नैनो फिल्टर विशेष रूप से याद रखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ने बनाया है और क्या उनकी खूबी है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों सिल्वर के बारे में आपने सुना ही है कि सिल्वर के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जीवाणुरोधी उनके अंदर गुण पाए जाते हैं। तो देखिए जरा दोस्तों, ऐसे कपड़े नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब होता है जनरली वस्त्र उद्योग, तो ये जनरली वस्त्र उद्योग में काम आने वाले ऐसे कपड़े जिनमें से क्या नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती, जिनमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, वो किसके बनते हैं, नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल टेक्सटाइल। और ये दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा अब तक का सबसे लाइटेस्ट जो मटेरियल है, वेरी इंपॉर्टेंट, एरोजेल, अब तक का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाया गया है, एरोजेल। और ये बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत ज्यादा हल्का होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स के जो कपड़े हैं, एस्ट्रोनॉट्स की जो ड्रेस होती हैं, जो कपड़े होते हैं, जो आउटफिट्स होते हैं, वो किनके बनाए जाते हैं, एरोजेल के बनाए जा रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट दोस्तों, रिंकल फ्री एंटी स्टेन टेक्सटाइल। रिंकल का मतलब होता है सलवट मुक्त और स्टेन का मतलब जिसमें धब्बे ना लगे। तो दोस्तों आजकल नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो फाइबर्स के बने, नैनो टेक्सटाइल्स के बने ऐसे कपड़े तैयार किए जा रहे हैं जिन पर क्या नहीं लगती, जिन पर डर्ट जमा नहीं होती, जिन पर गंदगी जमा नहीं होती, धब्बे नहीं लगते और दोस्तों जिनमें सलवटे भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो किनके बने हुए हैं, नैनो फाइबर्स के, नैनो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गाइज आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट ब्लॉकिंग टेक्सटाइल, ऐसे कपड़े जो अल्ट्रावायलेट रेज से आपको क्या करते हैं, बचाते हैं। आ गया क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे डायरेक्ट आएगा अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी बॉडी को, परावैंगनी किरणों के प्रभाव से हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो नैनो टेक्सटाइल्स पहने जाते हैं वो किसके बने होते हैं, जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य का जो प्रकाश आता है उसके साथ हमारे साथ आती हैं। ओजोन लेयर इनको जनरली रोकने के लिए बनाई है, लेकिन हम जो एसी फ्रिज वगैरह हम काम में ले रहे हैं उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं वो ओजोन लेयर के अंदर क्या कर रहे हैं बताइए, होल बना रहे हैं, ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं। ठीक है, ओजोन का अपघटन कर रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर कहीं से भी हमारे स्किन तक आती हैं तो दोस्तों हमारी आंखों के अंदर मोतियाबिंद, कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कैटरेक्ट में क्या होता है, हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस के ऊपर एक ओपेक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक अपारदर्शी पर्दा जिसके अंदर आर पार नहीं दे सकते, अपारदर्शी पर्दा छा जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, वो मोतियाबिंद है। तो मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है और साथ ही साथ परावैंगनी किरणों में इतनी पेनिट्रेशन पावर होती है, इतनी भेदन क्षमता होती है कि आपके डीएनए में बदलाव ला सकती है, आपके अंदर म्यूटेशन, आपके अंदर उत्परिवर्तन कर सकती है, आपके डीएनए में, आपके जीन्स में चेंज ला सकती है, जिसके कारण कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारी हमें हो सकती है। तो दोस्तों उससे बचाने के लिए जो कपड़े अल्ट्रावायलेट ब्लॉकिंग टेक्सटाइल्स, अल्ट्रावायलेट कपड़ों को, अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करने वाले कपड़े, तो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल, खुद ही साफ हो जाने वाले कपड़े और सेल्फ क्लीनिंग सरफेसेस, ऐसी सतह है जो कि गंदी नहीं होती और वो अपने आप क्लीन हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसी सतह बनाने के लिए ये लीजिए दोस्तों, ऐसे कपड़े और ऐसी सतह बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, बड़े काम का है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऐसी सरफेसेस जो कि जीवाणुरोधी हो, एंटीबैक्टीरियल हो, उनको बनाने में क्या काम में लेते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और ऐसे कपड़े, अब इनके पीछे रीजन क्या है देखिए दोस्तों, इसमें फोटोकैटालाइटिक क्रिया होती है जो जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आती है। दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है, फोटोकैटालाइटिक का मतलब होता है प्रकाश उत्प्रेरकीय क्रिया। जैसे ये लाइट के एक्सपोजर में आता है, प्रकाश के कांटेक्ट में आता है, तो दोस्तों ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के लिए अवरोध का काम करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है।
क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि बताइए सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल या सेल्फ क्लीनिंग जो सरफेसेस हैं, है ना, खुद ही स्वतः साफ हो जाने वाली, है ना, स्वयं ही क्लीन हो जाने वाली जो सरफेसेस हैं, उनके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए उसकी कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिएगा फोटो कैटालाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट, वेनेडियम डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है सेल्फ क्लीनिंग ग्लास बनाने में, खुद ही साफ हो जाने वाले ग्लास बनाने में, साथ ही साथ कमरे की एनर्जी को रिस्टोर करने में, मतलब अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर की अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर नहीं आने देंगे, उसके लिए वेनेडियम डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन काफी मजबूत होता है और टाइटेनियम को भी रणनीतिक धातु बोलते हैं। टाइटेनियम का यूज भी दोस्तों स्ट्रेटेजिक मेटल बोलते हैं। युद्ध वगैरह के अंदर जो आपके जो वॉर टैंक्स वगैरह होते हैं, युद्ध के जो टैंक वगैरह होते हैं, हथियार बनाने के काम में लिया जाता है। तो दोस्तों टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड के जो नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, इन नैनो क्रिस्टल्स में तो और भी बहुत ज्यादा मजबूती आ जाएगी। तो इन पदार्थों का उपयोग कटिंग टूल्स, जनरली ड्रिल मशीन्स वगैरह होती है ना, ड्रिल मशीन्स हो गई, या बहुत तेजी से जो कटिंग करते हैं चीजों की, बहुत तेजी से काटने वाले जो औजार होते हैं, उनको बनाने में टंगस्टन कार्बाइड या टाइटेनियम कार्बाइड को यूज में लिया जाता है। डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको एक तरफ दे दिया सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल, आगे दे दिया टाइटेनियम डाइऑक्साइड, क्लियर, आगे दे दिया आपको दे दिया कटिंग टूल्स, आगे दे दिया आपको टंगस्टन कार्बाइड, आपको मैच करना होगा। इसी तरह आपको दे दिया अल्ट्रावायलेट ब्लॉकिंग टेक्सटाइल, आगे दे दिया जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा, कौन सा मैच करेक्ट है, कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे दोस्तों। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है इंडस्ट्रीज के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक एक डेटा बहुत अच्छे से आपके आगे डिलीवर कर रहा हूं, बहुत मेहनत से ये कंटेंट जुटाया है। अब दोस्तों हेल्थ के अंदर देखिए, हेल्थ के अंदर दोस्तों सबसे पहली लाइन आपको मिल रही है इंटेलिजेंट मेडिसिन। दोस्तों इंटेलिजेंट मेडिसिन को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं टारगेटेड मेडिसिन। भाई वही बात है जो हम पहली क्लास में भी डिस्कस किए थे। भाई सर में दर्द हो रहा है, पेट में गोली खानी पड़ती है, वो गोली काफी घूम घाम के उसका जो ब्लड के साथ वो जो केमिकल्स है वो घूम घाम के काफी फिर ब्लड के साथ घूम के वहां तक पहुंचते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमको ऐसी मेडिसिन काम मिले जो सीधा ही टारगेट तक पहुंच जाए, तो तुरंत से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये केवल प्रभावित कोशिका पर ही कार्य करेंगे। क्लियर, दवा के साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगे और इफेक्टिवनेस क्या रहेगी बताइए? ज्यादा रहेगी। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है हेडेक के लिए कोई टैबलेट ले रहे हैं, अब उस टैबलेट को ज्यादा अगर आप यूज में लेंगे तो उससे हमारी लीवर पर, किडनी पर, हमारे हार्ट को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर टारगेटेड मेडिसिन काम में लेंगे तो वो अपने टारगेट पर ही जाकर काम करेगी, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे और उसका जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, शैवाल आधारित नैनो सिल्वर कंपोजिट। दोस्तों शैवाल जो होते हैं उनसे एक जेल प्राप्त किया जाता है अगार अगार, और ये जो जेल है इसके साथ दोस्तों नैनो सिल्वर पार्टिकल्स को मिलाकर और कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है? यूज में आजकल लिया जाने लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी मंडी के साइंटिस्ट ने दोस्तों एक नैनो आइरिस आपको पता है हमारी आंख का जो तारा होता है, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करता है, आंखों के अंदर एंटर करने वाली, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही हमारी आंखों का कलर कैसा दिखेगा? भूरी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें होती है ना, क्लियर, कजरारी आंखें, उन सबको कंट्रोल, उन सबका जो रिप्रेजेंटेशन है, उन सबका जो प्रदर्शन है वो किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। तो नैनो आइरिस दोस्तों, मनुष्य की आंख के आइरिस जैसा दिखने वाला ये नैनो कंपोजिट किसका बना है? सिलिका की लेयर होती है और इस सिलिका की लेयर पर सोने का नैनो पार्टिकल होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भाई आईआईटी मंडी के द्वारा बनाया गया जो नैनो आइरिस है उसके अंदर क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा ये कि भाई सिलिका की लेयर है और गोल्ड पार्टिकल्स है। ये क्या करते हैं गाइस? ये कैंसर सेल्स के चित्र ले सकते हैं। आइरिस से आंख का काम करेगा। आई क्या है? हमारी आंख क्या है? आर आई जस्ट कैमरा, हमारी आंख एक कैमरा है, इमेज दिखाने का काम ब्रेन का है, आंख तो जस्ट कैमरा है। और आपको पता है हमारी आंख जो होती है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, रियल और इन्वर्टेड क्या बनाती है? इमेज बनाती है। अब उल्टी इमेज को सीधा करके कौन दिखाएगा? ब्रेन। ठीक है, और वो भी मिडिल ब्रेन, मध्य
मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, ठीक है। तो आईआईटी मंडी के साइंटिस्ट ने जो नैनो कंपोजिट नैनो वायरस बनाया है, ये आपके कैंसर सेल्स की इमेजिंग में और वहां तक दवा पहुंचाने में क्या करेगा बच्चों, हेल्प करेगा। ये एग्जाम में ये जो नाम आपको बता रहा हूं बायोनेम्स, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। चलिए दोस्तों देखते हैं इनको। बायोनेम्स दोस्तों देखिए फुल फॉर्म, बायो का मतलब होता है जैविक, नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, यानी नैनो का मतलब नैनो साइज के और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का मतलब है विद्युत चुंबकीय तंत्र। देखिए विशेष प्रकार के रोबोट्स हैं जिनको बिना चीर फाड़ के, विदाउट सर्जरी के बॉडी में प्रवेश करवा दिया जाए और ये आपकी बॉडी में जो वांटेड सेल है, जो टिश्यू है जिस पर हम रिपेयरिंग करना चाहते हैं, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, केवल उसी पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो जनरली बायोनेम्स, ये जनरली एक टाइप के नैनो रोबोट्स है जिनकी फुल फॉर्म है बायो एंड नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का मतलब है विद्युत यांत्रिक तंत्र, यानी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। और मैकेनिकल का मतलब है इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इनको दोगे उसके बदले में ये आपकी बॉडी के अंदर यांत्रिक कार्य करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, है ना, मेडिसिन पहुंचाएंगे, दवाइयां पहुंचाएंगे, क्लियर। और टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हैं, ये सब काम इनका रहेगा, ठीक है। नैनो तकनीक आधारित शल्य चिकित्सा, दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सर्जरी, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो सर्जरी है वो हो सकता है नैनो रोबोट्स की सहायता से ही हो। इसमें क्या होगा कि दोस्तों ये जो सर्जरी होगी ये क्या होगी बताइए, ये सेलुलर लेवल पर, मतलब एक एक सेल के अंदर, क्योंकि नैनो रोबोट्स बहुत बहुत स्मॉल साइज के हैं, तो एक एक सेल तो होती है माइक्रोमीटर साइज की होती है, वो नैनो साइज से तो बड़ी होती है ना कोशिका। तो कोशिका के अंदर रोबोट इजीली क्या कर पाएंगे, मतलब जो सर्जरीज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये आप कोशिका स्तर तक, अभी तो हम अंग और ऊतकों के स्तर तक सर्जरीज कर पाए हैं, हम टिश्यू लेवल तक सर्जरी कर सकेंगे और उस सर्जरी में ब्लड लॉस क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। और साथ ही साथ जो न्यूनतम रक्तहास व संक्रमण, मतलब मिनिमम ब्लड लॉस और मिनिमम इन्फेक्शन, सर्जरी से किसी भी टाइप का ब्लड लॉस, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी यहां पर भी यूज में ली जा रही है। और आगे जब आप बात करेंगे तो दोस्तों कैंसर थेरेपी, कैंसर के ट्रीटमेंट में दोस्तों क्वांटम डॉट्स मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, इनका काम है कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने का। जैसे ही क्वांटम डॉट्स कैंसर सेल को डिटेक्ट करेंगे तो नैनो रोबोट क्या करेंगे, उस टिश्यू के साथ बहुत सारी संख्या में जुड़ जाएंगे, हजारों करोड़ों की संख्या में, और उस कैंसरस टिश्यू में ब्लड सप्लाई रोक देंगे। कैंसर टिश्यू में जैसे ही ब्लड सप्लाई रुकी तो टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और हमें हो सकता है कैंसर से क्या मिल जाए, निजात मिल जाए। इसी तरह घाव भरने में दोस्तों, हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, कोई घाव हो जाता है उसमें क्या नहीं होती, क्लोटिंग नहीं होती। ब्रेन हेमरेज में कहीं पर क्या हो जाती है, क्लोट, ब्रेन हेमरेज के अंदर, बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। अब वो ब्लीडिंग हमें रोकनी है तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों नैनो पार्टिकल्स की सहायता से वहां पर कौन सी प्रोटीन भेज देंगे, थ्रोम्बिन प्रोटीन भेज देंगे। और नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो थ्रोम्बिन प्रोटीन को टिश्यू के अंदर जैसे इंजेक्ट करेंगे तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी, और क्लॉटिंग होते ही दोस्तों आपका जो आपके जो है वो क्या हो जाएगी, जो घाव है, जो वाउंड है वो क्या हो जाएगा, भरने लगेगा, हील होने लगेगा। तो ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, यूटिलाइजेशंस हैं, वो हम लोग मेडिकल एंड हेल्थ, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में अच्छे से आ रहा होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। और जब क्लास रिकॉर्डेड है तो सीधा कंटेंट पे बात करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। देखिए दोस्तों, अब बात चल रही है सूचना और संचार, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो सर्किट्स, नैनो सर्किट्स और नैनो चिप, ये तो आप देख ही रहे हैं, आजकल सिम कार्ड का साइज बहुत छोटा हो गया है, मेमोरी कार्ड का साइज बहुत छोटा होता जा रहा है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जो आईसी हैं, जो कंप्यूटर की आईसी होती है, पहले बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, वो बहुत माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नैनो सर्किट, नैनो चिप बहुत ज्यादा साइज में छोटे होंगे और एफिशिएंसी, दक्षता इनकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कार्बन नैनो ट्यूब के बने ट्रांजिस्टर मार्केट में आने लगेंगे। अभी तक किसके आते थे, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यानी अर्धचालकों के बने ट्रांजिस्टर आते थे, उसकी जगह कार्बन नैनो ट्यूब्स के ट्रांजिस्टर आएंगे, जो कि लाइट वेट होंगे, बहुत हल्के होंगे और बहुत एफिशिएंट भी होंगे। क्लियर। नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, क्लियर, वो बहुत छोटे साइज के बनने लग जाएंगे।
ये आ गया काम का क्वेश्चन। नैनो वायर लेपित टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड पर नैनो वायर का क्या किया जाएगा, कोटिंग किया जाएगा। उससे क्या बनाई जा रही है, मेमोरी कार्ड, मेमोरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी डिवाइसेस है वो किससे बनाई जा रही हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड्स पर नैनो वायर का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब की बनी जो डिस्प्ले होती है, कार्बन नैनो ट्यूब से बनी जो डिस्प्लेज हैं वो क्या करती हैं, कम एनर्जी यूज में लेती हैं और साथ ही साथ ऊष्मा भी कम उत्सर्जित करती हैं। इसीलिए दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब्स जो आप देख रहे हैं, इनका यूज, इनका जो प्रयोग है दोस्तों एलसीडीज में, टच स्क्रीन में आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते हैं आगे, बात करेंगे क्वांटम लेजर। दोस्तों लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरणों का प्रवर्धित, विकिरणों का प्रेरित आप क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे तो दोस्तों प्रकाश का प्रवर्धन हो जाएगा। ये लेजर का क्या है, सिद्धांत है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, प्रकाश का प्रवर्धन हो जाना, प्रकाश का क्या हो जाना, तीव्रता बढ़ जाना, किसके कारण, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लगातार विकिरणों के उत्सर्जन के कारण। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है उद्दीपित, उद्दीपित का मतलब जिसको बहुत ज्यादा भड़का दिया गया हो, जिसमें जोश भर दिया गया हो। मतलब कि यह है कि अगर विकिरणों का उद्दीपित उत्सर्जन किया जाए किसी जगह पर, अगर किसी विशेष बिंदु पर रेडिएशंस को स्टिमुलेटेड कंडीशन में इमिट किया जाए, उत्सर्जित किया जाए, तो दोस्तों लाइट जो वेव्स हैं, प्रकाश तरंगे जो हैं, उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण जो वो लेजर है दोस्तों वो क्या कर जाता है, लेजर लाइट्स के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। लेजर लाइट्स जो होती है बड़ी बड़ी फिल्म्स को, बड़ी बड़ी चद्दरों को, मेटल की जो शीट्स होती हैं उनको तक क्या कर देती हैं, काट देती हैं, बॉडी के आर पार चली जाती हैं, ऑपरेशंस वगैरह करने के काम आती हैं, आपके कैंसरस टिश्यूज को डैमेज करने के काम आती हैं। क्लियर। पथरी का जो किडनी में जो स्टोन होता है, रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, किडनी में जो स्टोन होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ क्रिस्टल होता है वो, तो उसको ट्रीट करने में भी हम लोग लेजर काम में लेते हैं। तो दोस्तों क्वांटम लेजर काम में लिया जाने लगेगा, जो सामान्य लेजर की तुलना में ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा शार्प होगा, इफेक्टिव होगा। अब आई काम की बात। नोकिया दोस्तों, नोकिया मोबाइल कंपनी, आपको पता है, नोकिया रिसर्च सेंटर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एक दोस्तों नैनो पदार्थ बनाया गया जिसका नाम था मॉर्फ। और यह पदार्थ ऐसा था जिसके कारण दोस्तों, जिसके कारण जनरली जलरोधी का मतलब वाटरप्रूफ, जिसके कारण वाटरप्रूफ कोटिंग तैयार हो पाएगी। साथ ही साथ फोटोवोल्टिक सतह, फोटो का मतलब प्रकाश, वोल्टिक का मतलब विद्युत, ऐसी सतह जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल दे, विद्युत ऊर्जा में। मतलब देखिएगा आजकल दोस्तों जो नोकिया कंपनी है और जो आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इन्होंने मॉर्फ नाम का एक नैनो पार्टिकल ऐसा बनाया है जिसको अगर आप मोबाइल पर कोटिंग कर देंगे तो मोबाइल एक तो वाटरप्रूफ बन जाएगा, ठीक है, पानी से मोबाइल को क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों उसकी सरफेस ऐसी होगी कि वो प्रकाश से चार्ज होने लगेगा। क्लियर। फोटोवोल्टिक इफेक्ट उसके अंदर रहेगा, प्रकाश विद्युत क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, जिसके कारण जो प्रकाश ऊर्जा है वो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी और आप मोबाइल को लाइट एनर्जी से क्या कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे। इसी तरह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने 150 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक दोस्तों मॉलिक्यूलर रोबोट बनाया है। ऐसा रोबोट देखिए, खास बात, 1 मिलीमीटर, 1 mm का 10 लाखवां हिस्सा, 1 mm का 1 मिलियनवा, ठीक है। अब 1 मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 लाख, है ना, तो लाख में चाहो तो 10 लिख दो। 1 मिलियन का 10 लाखवां हिस्सा 1 मिलीमीटर का। क्लियर। अब 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होता है, 1000वां। 1 मीटर का 1000वां हिस्सा तो होता है 1 मिलीमीटर, और इस 1 मिलीमीटर का भी 10 लाखवां हिस्सा यानी कि 1 मिलियनवां जो हिस्सा होगा, इसके बराबर साइज का क्या बनाया दोस्तों, रोबोट बनाया है। और ये रोबोट क्या करेगा, एक विशेष घोल में एक मॉलिक्यूलर मतलब एक आणविक आकार का, अणु के आकार का एक घोल होगा, उस घोल में ये रोबोट क्या करेगा, एक्टिव होगा, क्रिया करेगा, और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक रोबोटिक आर्म होती है रोबोट की चलने वाली भुजा, ये उस भुजा को कंट्रोल करेगा, और उस भुजा के कंट्रोल के द्वारा ये क्या करेगा दोस्तों, अणु के लेवल के, मॉलिक्यूलर लेवल के जो कार्य है, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग जो आपकी आणविक इंजीनियरिंग है, मतलब अणुओं के अंदर, जीन के अंदर, डीएनए के अंदर, पदार्थों के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर इंजीनियरिंग में ये आपका मॉलिक्यूलर रोबोट काम में आएगा, क्योंकि ये रोबोट ही बहुत छोटी साइज का है, और एक छोटी साइज के रोबोट से छोटी साइज की भुजा बनती है,
हाथ के जैसी भुजा, जो कि अंदर क्या करेगी, हाथ की तरह ही चीजों को जोड़ तोड़ के मैनेज असेंबल करेगी। किन चीजों के अंदर, जो मॉलिक्यूलर लेवल की होंगी, जो आणविक कोटि की होंगी, मतलब अणु के लेवल पर, बहुत ही नैनो साइज के लेवल पर रोबोट काम करेगा। नैनो साइज का एक घोल होगा, नैनो साइज के ही कार्य करेगा, सब कुछ नैनो साइज का। क्लियर? तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। क्लियर बच्चों? तो बहुत अच्छे से हम लोग जो है चीजों को देख रहे हैं। लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एनर्जी की फील्ड में, भैया एनर्जी की फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज। तो दोस्तों देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर सेल जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी काम में लें दोस्तों, ये चार्ज को बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाएगा। और इसमें किसका यूज करेंगे, ग्राफीन का या कार्बन नैनो ट्यूब का। बन गया क्वेश्चन कि भैया नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो आपका सोलर सेल होगा उसमें क्या यूज में आएगा, ग्राफीन या कार्बन नैनो ट्यूब। क्लियर? इसी तरह नैनो पदार्थों की कोटिंग वाला सोलर पैनल, इसमें अगर नैनो पदार्थों की कोटिंग होगी तो दोस्तों ये डस्ट के साथ क्या करेगा, डस्ट से इफेक्टेड नहीं होगा, जल प्रतिकर्षी होगा, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट होगा, जल के द्वारा नुकसान इसका नहीं होगा। साथ ही मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस को ये क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। इस प्रकार की कोटिंग, इस प्रकार के नैनो पदार्थों को आप सोलर पैनल, जो आपके सौर ऊर्जा की जो प्लेट है, आप उस पर कोटिंग कर सकते हैं। नैनो बल्ब दोस्तों, CSIR जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनके द्वारा दोस्तों एक एलईडी बल्ब जो है, नैनो बल्ब बनाए जा रहे हैं, जो कि हाईली एफिशिएंट है और जिनकी लंबी लाइफ होती है, जल्दी से खराब नहीं होते। ठीक है, तो ये नैनो बल्ब जो है CSIR के साइंटिस्ट ने बनाए हैं। इसी तरह एक नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मटेरियल, नैनो संरचना का उत्प्रेरक बनाए हैं, जो कि कच्चे तेल के शोधन में काम आते हैं। ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की काम की बात देखिए। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है, बिल्कुल फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं हाइड्रोजन को। और दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज पता है किसमें कर सकते हो आप, हाइड्रोजन को स्टोर करने में। हाइड्रोजन को स्टोर कर लोगे तो फ्यूचर के टाइम में कार्बन नैनो ट्यूब्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर आप बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो उनको कहीं पर भी आप एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में, कहीं पर भी आप ऊर्जा के भंडार के रूप में आप उन्हें काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा उत्पादन में जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी भूमिका। लास्ट एंड फाइनल हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण में। पर्यावरण संरक्षण में दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो फिल्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता रहा हूं। IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एक फिल्टर है ना, एक फिल्टर जो कि क्या करेगा, नैनो स्तर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्या कर देगा, उनको छान देगा। बिल्कुल फिल्टर यही काम करते हैं। नैनो सेंसर्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर में, ये पॉल्यूशन के लेवल की आपको सूचना दे देगा। नैनो फिल्टर, नैनो मेम्ब्रेन दोस्तों, ऐसी झिल्ली, ऐसे फिल्टर जो जल के ट्रीटमेंट में, वाटर के फिल्ट्रेशन में काम आएंगे। नैनो मैग्नेट दोस्तों, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को ये क्या कर पाएगा, वाटर में से, एयर में से, सॉइल में से ऐसे पॉल्यूटेंट्स को ये क्या कर पाएगा, दूर कर पाएगा, जो कि मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, चुंबकीय नेचर के होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। नैनो जियोलाइट भी पढ़ चुके हैं। नैनो जियोलाइट दोस्तों, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रदूषक तत्वों का अवशोषण। नैनो जियोलाइट में आपको बताया ही था कि जियोलाइट की प्रमुख जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है दोस्तों अधिशोषण, एब्जॉर्ब करना, चीजों को अपनी सतह पर अट्रैक्ट कर लेना। तो प्रदूषकों को भी यहां अट्रैक्ट करवाकर और हम जो है यहां से जियोलाइट के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सॉइल पॉल्यूशन तीनों में काम में ले सकते हैं। और दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कण जो होते हैं, इनका प्रयोग एयर पॉल्यूशन को कम करने में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स के यूज हैं, एग्रीकल्चर में लगभग सबको पढ़ चुके हैं। एक बात देख लीजिए दोस्तों, नैनो रोबोट। नैनो रोबोट की बात करें, देखिएगा नैनो रोबोट की अगर बात करते हैं तो नैनो रोबोट ऐसे प्रकार के नैनो रोबोट जो भूतकाल के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, पास्ट के पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले पोल्यूशन को भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इनका निर्माण अमेरिका और कई कंट्रीज कर रही हैं। क्लियर? वायु प्रदूषण के लिए वायु जनित रोबोट, जल प्रदूषण के लिए जल जनित नैनो रोबोट और ओजोन परत के डीके को, डिप्लेशन को बचाने के लिए सिल्वर बेस्ड नैनो रोबोट्स को क्या लिया जा रहा है, यूज में लिया जा रहा है, या बनाने की प्लानिंग जो है लगातार क्या हो रही है, बताइए, चल रही है। क्लियर? ठीक है, कोई समस्या बताइएगा। उम्मीद करता हूं कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, थोड़ा सा रैपिडली हमें चलना रहेगा
क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा है नहीं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में सिंपल से सिंपल आपको डेटा मैक्सिमम कलेक्ट करना है। अब हम आज की जो कक्षा है इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफीन। दोस्तों ग्राफीन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ग्राफीन कार्बन का कैसी फॉर्म है, 2D पढ़ाया था आपको जब कार्बन के मैंने प्रकार पढ़ाए थे कि ग्राफीन जो है वो द्विविमीय है। अब देखिए ग्राफीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर? ग्राफीन दोस्तों ये कार्बन का द्विविमीय जालक है। कार्बन का 2D क्या है, एक जालक है। इसकी खोज जेम और नोवोसेलेव ने की है। अब तक का देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे पतला और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, एलिमेंट है। केमिकली ये कार्बन का सबसे एक्टिव फॉर्म है, कार्बन की सबसे सक्रिय फॉर्म है ये, लेकिन कृत्रिम है, ध्यान रखना। ये प्राकृतिक रूप से अवेलेबल नहीं है, ये कृत्रिम है। क्लियर? अच्छा, चांदी के बाद, तांबे के बाद विद्युत का तीसरा सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है, सुचालक है। वेरी गुड। हीरे से भी कठोर मानते हैं दोस्तों इसको, लेकिन कृत्रिम है, इसलिए हम लोग प्रकृति का सबसे जो मजबूत पदार्थ है वो हीरे को ही बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, 1 टेट्रा पास्कल के बराबर इसकी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। प्रकाशीय गुणों के कारण दोस्तों ये लाइट डिटेक्टर का काम करता है, प्रकाश का क्या करता है, संसूचन करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। तो प्रकाशीय गुण अच्छे होने के कारण इसका प्रयोग एलसीडी में, इसका प्रयोग एलईडी में, इसका प्रयोग ओएलईडी में, एलईडी का ही अपडेटेड वर्जन है ओएलईडी, और इसका प्रयोग जो है कर्व टीवी में, आजकल कर्व टीवी आ रही है, आजकल घूमी हुई टीवी आ रही है ऐसे। क्लियर? वो थोड़ी सी ऐसे होती हैं, समझ रहे हैं, मतलब एकदम प्लेन नहीं होती, उनमें कर्व आता है। ठीक है? तो आजकल जो है वो कर्व्ड टीवी जो आ रही हैं उनमें किसका प्रयोग लिया जा रहा है, ग्राफीन का। ग्राफीन का प्रयोग बिल्कुल प्रकाश विद्युत सेल और टच स्क्रीन बनाने में भी किया जा रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सौर सेल में ग्राफीन का यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्राफीन की परत दोस्तों जीवाणुरोधी का कार्य कर रही है। तो ग्राफीन के बारे में सबसे पहली बात क्या, 2D है, वेरी इंपॉर्टेंट। कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक का सबसे पतला और सबसे मजबूत पदार्थ है, हीरे से भी कठोर मानते हैं। साथ ही साथ जो प्रबल तत्व है, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स में माना जाता है। क्लियर? और अगर बात करें तो केमिकली ये दोस्तों जो कार्बन की सबसे एक्टिव फॉर्म्स में से एक है। ठीक है? तो इस वजह से ग्राफीन का काफी अच्छा जो इंपॉर्टेंस है वो बन जाता है। क्लियर? ऑप्टिक प्रॉपर्टीज, प्रकाशीय गुण काफी अच्छे हैं, इस वजह से एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी और जो कर्व टीवीज होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जा रहा है। क्लियर? साथ ही साथ सौर सेल बनाने में, जो फोटोवोल्टिक सेल बनाने में, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में, टच स्क्रीन बनाने में इनका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो ग्राफीन और ग्राफीन के यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अब दोस्तों एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए, भारतीय नैनो मिशन हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीजें देखिए। नैनो टेक्नोलॉजी की चुनौतियां, नैनो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस, ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये देखिए दोस्तों। पहली बात, पदार्थ के परमाणविक या आणविक स्तर तक पहुंचना। आप हर पदार्थ को, हर सब्सटेंस को एटॉमिक लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं तोड़ सकते। हर पदार्थ के परमाणविक या आणविक स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये बहुत ही जटिल है। दूसरी बात, परमाणविक स्तर पर पदार्थ की संरचना में परिवर्तन करने के लिए देखिए, जब आप बहुत लोअर साइज में, बहुत छोटी साइज में आप क्या कर रहे हैं, आप पदार्थों को तोड़ तो रहे हैं, ये भी आपको पता है कि परिवर्तन होगा, उसका इफेक्ट बहुत विशाल होगा, लेकिन वो जो परिवर्तन होगा ना, उसको करने के लिए आपको एनर्जी भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो किसी भी पदार्थ में एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ऐसे नैनो असेंबलर, असेंबलर मतलब वो पदार्थ होते हैं, वो यंत्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, मशीनरी को बनाते हैं, मशीनों को बनाते हैं एक तरीके से। ठीक है? तो ऐसे नैनो असेंबलर, ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है जो नैनो मशीन्स बना सके, जो कि एटॉमिक लेवल पर, जो कि परमाणविक स्तर पर या तो चीजों को जोड़ सके या चीजों को तोड़ सके। मतलब हमारे पास ऐसे असेंबलर्स नहीं है, या ऐसे असेंबलर्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है जो कि एटॉमिक लेवल पर ब्रेक डाउन कर सके चीजों को, या ऐड कर सके, जोड़ तोड़ सके, उनको बनाना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ दोस्तों प्रशिक्षित मानव संसाधन, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी अभी साइंटिस्ट को या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको अभी नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अभी ज्ञान जो है हमें, वो बहुत ही सीमित है, हमें ज्यादा जानकारियां अभी नहीं है, अभी बहुत ज्ञान हमें प्राप्त करना है।
साथ ही साथ बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगी टेक्निक है। अब ये आइए दोस्तों ट्रिपल स्टार ग्रे गू की समस्या। व्हाट इज ग्रे गू? एरिक ड्रेक्सलर ने ये चुनौती जो है हमें बताई थी दोस्तों। एरिक ड्रेक्सलर ने जब बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था इंजन्स ऑफ क्रिएशन, साथ ही साथ नैनो सिस्टम्स, वहां पर उन्होंने इस ड्रॉबैक को, इस चुनौती को बताया था कि दोस्तों नैनोबोट्स, यानी जो नैनो रोबोट होते हैं उनको नैनोबोट्स भी बोलते हैं। नैनो रोबोट्स के अंदर जैसे हमारे डीएनए आरएनए में रेप्लिकेट होने की, स्व प्रतिकृत होने की क्षमता होती है, अपनी कॉपीज बनाने की, करोड़ों कॉपीज बना लेते हैं झट से। क्लियर? वायरस बैक्टीरिया वगैरह में अपनी कॉपीज बनाने की क्षमता होती है। तो दोस्तों अगर नैनोबोट्स, अगर जो नैनो रोबोट्स आपने बनाए हैं, अगर उनके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता अगर आ गई तो दोस्तों उनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नैनो रोबोट छोड़िए, अगर आपने रोबोट मूवी देखी हो तो वो चिट्टी नाम का जो रोबोट था, उसके अंदर जैसे ही वो रेड चिप लगी है ना, तो भाई साहब उसने अपनी करोड़ों कॉपीज बना ली, उनको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ये तो नैनो रोबोट्स है, ये विजिबल भी नहीं है यार, ये तो दृश्य भी नहीं है, हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारी बॉडी के अंदर अगर नैनो रोबोट्स हमने छोड़े और उन्होंने करोड़ों अरबों कॉपीज बना ली, तो भैया वो तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जैम कर सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर वो जमा हो सकते हैं, हमारे जॉइंट्स में वो जमा हो सकते हैं, हमारी किडनी के अंदर वो क्रिस्टल बना सकते हैं। वो तो भाई साहब हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हम उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस लेवल का जो डिफेंस सिस्टम है वो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रे गू याद रखिएगा। ग्रे गू क्या है? ग्रे गू दोस्तों वे रोबोट्स हैं, वे नैनो रोबोट्स जिनके अंदर रेप्लिकेट होने की, स्व प्रतिकृत होने की क्षमता आ जाती है। ठीक है। नैनो अवशेष दोस्तों, नैनो अवशेष की बात है कि वे नैनो कण जिनका क्या नहीं होता, बायोडिग्रेडेशन नहीं होता, बायोडिग्रेडेशन यानी नैनो पार्टिकल्स में ऐसे नैनो पार्टिकल्स जिनका जैविक रूप से अपघटन नहीं होता। जैविक रूप से अपघटन अगर नहीं होगा तो दोस्तों वो एनवायरनमेंट में एक पॉल्यूटेंट की तरह पड़े रहेंगे, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और दोस्तों वे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का कारण बनेंगे और ऐसा कारण बनेंगे जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट बात दोस्तों, यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसी जो कंट्रीज हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी अग्रणी हैं, काम कर रही हैं। तो अगर ये इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहा तो दोस्तों ये हर चीज पर, ये जो कंट्रीज हैं हर चीज पर अपना कॉपीराइट और हर इंस्ट्रूमेंट पर, हर नैनो पार्टिकल पर अपना क्या बना लेंगे, पेटेंट बना लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के हर यूटिलाइजेशन पर ये कॉपीराइट और अपना पेटेंट क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, जिससे कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक इनइक्वालिटी, एक असमानता जो है वो क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। ये भी एक चिंता की बात है। क्लियर? और दोस्तों नेक्स्ट, अनेक ऐसे खतरे हैं जो छिपे हैं जिनको हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें नैनो टेक्नोलॉजी के दूरगामी प्रभाव, हमें नैनो टेक्नोलॉजी के आगे लंबे समय बाद क्या इफेक्ट होंगे, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। हम केवल अभी अपने बेनिफिट्स के हिसाब से, अभी हम केवल अपने फायदे के हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी में लगातार कार्य करते जा रहे हैं और क्या क्या एडवर्स कंडीशन आगे हो सकती हैं ये अभी हमें आइडिया नहीं है। तो ये क्या है बताइएगा, ये नैनो टेक्नोलॉजी की चुनौतियां हैं। एक लाइन बोली जाती है दोस्तों कि कौन कौन सी 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो अगर मिलकर काम करें तो दोस्तों रिवॉल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके साथ अगर बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ अगर सूचना प्रौद्योगिकी, ये तीनों अगर एक साथ मिल जाएं तो दोस्तों ये क्रांतिकारी बदलाव आपके सामने लाकर रख सकती हैं। क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ये आपके सामने लाकर रख सकती हैं। क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों स्वास्थ्य के अंदर, हेल्थ के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन की फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा ग्राफीन के बारे में और उसके बाद हमने नैनो टेक्नोलॉजी की जो चैलेंजेस हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, हमने उनके बारे में बात की। जब रिकॉर्डेड क्लास में हम होते हैं तो रैपिड वर्जन में चीजें चलती हैं, रुकने का कोई मतलब ही नहीं है और एक एक करके आपको ये जो टर्म्स हैं इनको ध्यान रखना है। नैनो फिल्टर, नैनो सेंसर, नैनोबोट्स, बायोनेम्स क्या होते हैं, नैनो कंपोजिट क्या होते हैं, क्लियर, नैनो सिरेमिक क्या होते हैं, क्लियर, नैनो बल्ब जो है वो किसने बनाया है, क्लियर, और करंट में जो मैंने आपको जैसे खीरे के छिलके से जो नैनो सेलुलोज कंपोजिट बनाया है फूड पैकेजिंग के लिए, वो किसने बनाया है, क्लियर।
टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज कहां कहां हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का यूज कहां कहां हो रहा है, एरोजेल नाम के जो कपड़े हैं वो कहां काम में आ रहे हैं, ठीक है। सेल्फ क्लीनिंग ग्लास, सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल किसका बनाया जा रहा है, एंटी माइक्रोबियल फूड पैकेजिंग, सूक्ष्म जीवों से बचाव करने वाली खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग किन किन पदार्थों की हो रही है। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। नैनो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, नैनो कैप्सूल्स जो पीड़कनाशियों के लिए, कीटनाशियों के लिए हम काम में लेना चाह रहे हैं, नैनो कैप्सूल्स या नैनो गार्ड वो क्यों काम में लेना चाह रहे हैं, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो कीटनाशी, नैनो पीड़कनाशी कैसे काम करते हैं, क्लियर, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, नैनो सेंसर के द्वारा आप मृदा में किन किन चीजों का डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक एक चीज का एक सारे नजरिए से मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा है। आई होप आपको कंटेंट को लेकर एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि जब नैनो टेक्नोलॉजी में ये लेबल है, जबकि नैनो टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम जब आप नोट्स एंड बुकलेट्स उठाएंगे, जब आप यूट्यूब की क्लासेस देखेंगे टीचर्स की, या फिर आप बुकलेट्स वगैरह देखेंगे, तब आप देखेंगे कि जितना कंटेंट में एक एक फील्ड में एक एक चीज में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, हमने जब वेरियस फील्ड्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़े, तो जो डेटा मैंने आपके सामने रखा इसका आधा डेटा भी आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो केवल नाम मिलेंगे। मैंने प्रॉपर डिटेल्स आपके सामने, प्रॉपर डिटेल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पूरी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत मेहनत आपके लिए इस कंटेंट पर की जा रही है, और दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टेक्नोलॉजी इस बार मैं कह रहा हूं आपको एग्जाम में परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, और परेशान कर भी दे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमसे नहीं हो रहा है, तो उसको कोई झेलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल्ड और डीप कंटेंट पढ़ रहे हैं। और आपको हर सेक्शन में, जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, डिफेंस बात करेंगे, आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप एनवायरनमेंट बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बात करेंगे, इसी लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर होगा। नैनो टेक्नोलॉजी तो एक नया कंसेप्ट है, तो यहां पर चीजें मतलब हमारे पास पहले की पुरानी नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं है जो हमने 9th 10th 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ लिया होगा, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हाँ भाई ये तो पढ़ा है। अभी ये सब कुछ नया है, पूरा टॉपिक ही नया है आपके लिए। दैट्स वाई आपको शायद लग रहा हो कि टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड है, बट इट्स नॉट हार्ड। तो रिपीटेशन करेंगे चीजों का, तो ये जो नैनो लगे हुए जो वर्ड्स हैं, नैनो फिल्टर, नैनो सेंसर, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड, नैनो कंपोजिट, नैनो कैप्सूल्स, ये सब आपके टिप्स पे होंगे, क्लियर। और जब आप ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन देखेंगे, सट्टाक से आपको दिमाग में चीजें याद आने वाली हैं, ये मेरा मानना है, क्लियर। और जब आप स्पेस डिफेंस जैसी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां पर तो समझने के लिए बहुत कुछ है। वहां पर पहले क्लासिफिकेशन चीजों का, उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, तरह तरह की मिसाइल्स, एक इंटरेस्टिंग जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और यहां पर भी नैनो टेक्नोलॉजी में भी स्मॉल और वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स के द्वारा छोटी दुनिया, छोटे छोटे संरचनाओं की दुनिया, छोटे जीवों की दुनिया, नैनो रोबोट्स बताइए, है ना। तो मतलब एक स्मॉल और वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स की एक दुनिया, जो कि हमारी इतनी बड़ी दुनिया को बहुत इफेक्टिवली बदलने का मादा रखती है, बहुत इफेक्टिवली बदलने की क्षमता रखती है, वो दुनिया हम लोग पढ़ रहे हैं। वो दुनिया हम लोग जो है उस दुनिया के कांटेक्ट में आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई वो कैसे काम करती है और कैसे वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। दोस्तों आगे बात अगली कक्षा में करेंगे इंडियन नैनो मिशन के साथ। भारत में नैनो मिशन कैसे चल रहा है और भारत में किस किस लेवल पर कार्य हो रहा है नैनो मिशन को लेकर, यह डिस्कस हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।